रूस यूक्रेन का युद्ध परमाणु विनाश की ओर बढ़ने की आशंका बहुत तेज हो गई है, क्योंकि बीते 150 घंटे से रूसी ठिकानों पर यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइल हमले लगातार जारी हैं। इस काउंटर ऑफेंसिव में खास बात यह है कि हमले नेटो देशों से मिले इंटेलिजेंस के आधार पर किए जा रहे हैं और इसके साथ ही हमलों में विदेशी हथियारों का इस्तेमाल भी जमकर हो रहा है। 21 अप्रैल को अमेरिकी मिसाइल से हमला करके यूक्रेन ने रूस के 100 साल पुराने युद्धपोत को नष्ट कर दिया और उसके बाद क्रेमलिन ने कहा कि यह रूस को नेटो पर हमले के लिए उकसाने वाला कदम है। क्रीमिया के ब्लैक सी में अभी तक रूस के 21 युद्धपोत तबाह हो चुके हैं और लगातार बढ़ रहे हमलों के बाद नेटो के कई ठिकाने पुतिन के टारगेट पर आ चुके हैं। बीते 150 घंटे से रूसी सेना और रूसी मोर्चों पर यूक्रेन की बारूदी बरसात रुकी नहीं है। ईस्टर्न फ्रंट लाइन से लेकर काला सागर के रूसी मोर्चों तक यूक्रेन ने विनाशक बवंडर खड़ा कर दिया है। सोलह अप्रैल को यूक्रेन ने काउंटर ऑफेंसिव शुरू किया और 21 अप्रैल तक रूस को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा। अप्रैल को एक बार फिर रूस का ब्लैक सी नेवल फ्लीट यूक्रेन का टारगेट बना। इस बार यूक्रेन ने हमला किया है रूस के ब्लैक सी फ्लीट ठिकाने सेवास्तोपोल बे पर। क्रीमिया के सेवास्तोपोल बे में रूस का नेवल शिप तैनात था और तभी यहां जोरदार धमाका हुआ। सेवास्तोपोल बे में खड़े जहाज पर एक धमाका हुआ और उससे आग की लपटें और धुआं उठने लगा। धमाके के कुछ देर बाद यूक्रेनी नेवी ने ऐलान कर दिया कि रूसी नेवी का एक जहाज उसके हमले में नष्ट हो चुका है। हमले के बारे में यूक्रेन का दावा है कि क्रीमिया के सेवास्तोपोल बे में तैनात नेवल शिप पर मिसाइल हमला किया गया। रूसी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के पहले 2 हमले नाकाम कर दिए गए। तीसरी मिसाइल नेवल शिप के अगले हिस्से पर गिरी। यह ऑपरेशन यूक्रेन की 3 एजेंसियों ने मिलकर अंजाम दिया। ब्लैक सी फ्लीट पर हमले के लिए यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी HUR, सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी SBU और स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस SSO की टीम ने साझा ऑपरेशन चलाया। जिस जहाज पर यूक्रेन ने मिसाइल हमला किया वो रूसी नेवी का सपोर्ट वेसल कोमोना है। ये रूस के उसी जहाज की तस्वीरें हैं जिसको टारगेट बनाया गया है। ये रूसी नेवी का सबसे पुराना सक्रिय जहाज था। कोमोना 1915 में रूसी नेवी में कमीशन किया गया था। यह गहरे समुद्र में रेस्क्यू ऑपरेशन का काम करता था। 110 साल पहले सबमरीन विकसित करने पर प्रयोग हो रहे थे, तब यह जहाज सबमरीन को बचाने के काम आता था। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में इस जहाज ने कई बड़े ऑपरेशन अंजाम दिए। यूक्रेन युद्ध में भी यह जहाज सक्रिय था। अब रूस का यह सबसे पुराना जहाज ऑपरेशन के काबिल नहीं बचा है। रिपोर्ट है कि कोमोना शिप को मिसाइल हमले से बहुत नुकसान पहुंचा है और रूसी नेवी का यह सबसे पुराना धरोहर ध्वस्त हो चुका है। यूक्रेनी सेना ने अब तक ब्लैक सी फ्लीट के कई जहाज नष्ट किए हैं और कई डुबा दिए हैं। यूक्रेन ने रूस के काला सागर बेड़े को तबाह कर दिया है। 21 अप्रैल 2024 को यूक्रेन ने मिसाइल हमला करके रूस के सर्वोट नेवल बेसल कोमोना को ध्वस्त कर दिया। इससे पहले 4 नवंबर 2023 को अस्कोल्ड युद्धपोत पर भी सी बेबी ड्रोन से हमला किया गया और वो नष्ट हो गया। यह उन युद्धपोत का ब्यौरा है जो हमले में डूबने से बच गए लेकिन नष्ट हो गए हैं। 4 अगस्त 2023 की तारीख को ओलेन गोर्स्की गोनियाक युद्धपोत पर हमला किया गया और उसे भारी नुकसान इसमें पहुंचा है। 24 मार्च 2022 को सीजर कुनिकोव युद्धपोत पर हमला किया गया और वो भी नेवल ऑपरेशन चलाने लायक अब नहीं बचा है। अब आपको जहाज वो देख रहे हैं जो यूक्रेन के हमले से काला सागर में डूब गए। 5 मार्च 2024 को यूक्रेन के हमले से रूस का पेट्रोलिंग युद्धपोत सरगई कोतोव डूब गया। 14 फरवरी 2024 को सीजर कुनिकोव डूबा था। 1 फरवरी 2024 को इवानोव्स्क
युद्धपोत भी काला सागर में समा गया। इसके बाद तारीख है 26 दिसंबर 2023 की, जब नोवोचेकार्स्क युद्धपोत ने हमले के बाद जल समाधि ले ली। 4 नवंबर 2023 को अस्कोल्ड युद्धपोत पर हमला हुआ और उसकी भी यही गति हुई। 13 सितंबर 2023 को मिन्स्क युद्धपोत पर हमला हुआ और वो भी डूब गया। 13 सितंबर 2023 को रोस्टोव ऑन डॉन सबमरीन पर मिसाइल से हमला किया गया। उसे बचाने की कोशिश हुई, लेकिन सबमरीन में पानी भरा था और वो डूब गया। इसके बाद 17 जून 2022 को वैसलवेक युद्धपोत भी काला सागर के तल में पहुंच गया। रूस का ब्लैक सी फ्लीट लगातार और बहुत तेजी से घटता जा रहा है। अब तक इस नेवल फ्लीट का 33% से ज्यादा हिस्सा या तो तबाह हो चुका है या फिर काला सागर के तल पर जल समाधि ले चुका है। यूक्रेन ने बीते 16 अप्रैल से 21 अप्रैल तक रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। 21 अप्रैल को यूक्रेन ने सेवेस्तोपोल में रूसी नेवी सपोर्ट वेसल तबाह कर दिया था। 20 अप्रैल को यूक्रेन ने रूस के 300 हथियार तबाह कर दिए। 19 अप्रैल को क्रीमिया के पास यूक्रेन ने मिसाइल हमले में रूसी बॉम्बर को आसमान में मार गिराया। 18 अप्रैल की रात रूस की राजधानी मॉस्को में मौजूद हथियार फैक्ट्री पर हमला किया। 17 अप्रैल को यूक्रेन ने तातारिस्तान इलाके में अटैक एमएस टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करके रूस की न्यूक्लियर बॉम्बर फैक्ट्री को तबाह कर दिया। 16 अप्रैल को यूक्रेन ने क्रीमिया के जनकोई रूसी हाइपरसोनिक मिसाइलों का गोदाम जलाकर राख कर दिया था। लेकिन 21 अप्रैल के हमले से बहुत विनाशक युद्ध की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि इस पर यूक्रेन और रूस के दावे अलग अलग हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसने नेपच्यून मिसाइल से हमला किया है। रूसी सेना का दावा है कि हमला अटैक एमएस मिसाइल से किया गया है। यूक्रेन ने कहा है कि हमला उसने स्वदेशी मिसाइल से किया। रूस का दावा है कि हमले के लिए अमेरिकी मिसाइल इस्तेमाल की गई। रूस पहले ही यह ऐलान कर चुका है कि विदेशी हथियारों से उसके अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हुए तो यूरोप में यूक्रेन के साथियों के सैन्य ठिकाने उसके टारगेट होंगे। अब आशंका है कि रूस यूक्रेन सहित यूरोप में बने नेटो सैन्य बेस पर सीधे हमला कर सकता है। रूसी सेना खार्किव और ओडेसा पर बड़े हमले कर सकती है। राजधानी कीव पर बड़े मिसाइल हमले हो सकते हैं। बाल्टिक सागर और ब्लैक सी फ्लीट से यूक्रेन पर हमले किए जा सकते हैं। रूस के परमाणु बॉम्बर यूक्रेन पर मिसाइल हमले कर सकते हैं। अगर यूरोप ने अटैक एमएस मिसाइल से हमलों का बदला लेने की ठानी तो यूरोप के कई नेटो सैन्य ठिकाने उसका टारगेट हो सकते हैं। एस्टोनिया, लिथुआनिया में रूस नेटो बेस पर हमले कर सकता है। पोलैंड के नेटो बेस भी उसका टारगेट बन सकते हैं। इसके अलावा स्वीडन में बने नए बेस पर भी रूस हमले कर सकता है। अगर रूस ने अपनी विनाशक मिसाइलों का रुख नेटो ठिकानों की तरफ मोड़ा तो यूरोप से परमाणु युद्ध छिड़ना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। शराब की बात की जाए तो अरब में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। अब ईरान की धमकी के बाद युद्ध का अगला चरण भी शुरू हो सकता है। ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई ने ईरानी प्रॉक्सी को इजराइल और अमेरिका पर हमला तेज करने का फरमान जारी कर दिया और इसके तुरंत बाद सीरिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले हो गए। इससे बौखलाए अमेरिका और इजराइल ने विध्वंसक पलटवार किया है। अब पेंटागन ने ब्लूप्रिंट तैयार किया जिसमें ईरानी प्रॉक्सी का सफाया करने की तैयारी है। लेकिन इससे पहले ईरान ने इजराइल में बहुत बड़ा हमला करने का चक्रव्यूह तैयार कर लिया। ईरान ने ठाना है अब इजराइल पर फाइनल प्रहार की बारी है। इजराइल का संपूर्ण दमन करके ईरान का झंडा लहराना है।
इसके लिए ईरान ने एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिससे इजराइल न सिर्फ पूरी तरह घिर जाएगा बल्कि उसे बचाने आए अमेरिका को भी अरब से भागना पड़ सकता है। दरअसल ईरान के हौसले इसलिए बुलंद हैं कि उसे रूस से Su-35 फाइटर जेट मिलने वाले हैं, जिसके बाद वो न सिर्फ ईरान को एक अभेद्य घेरे में तब्दील कर देगा बल्कि इजराइल के सैन्य ठिकानों पर भी अटैक करेगा। इस बीच इजराइल पर चारों तरफ ईरानी प्रॉक्सी ताबड़तोड़ हमले कर देंगे। अरब में 21वीं सदी की बैटल ऑफ बेबीलोन शुरू होने जा रही है। ईरान ठीक उसी तरह की रणनीति पर काम कर रहा है जैसा कि 636वीं ईस्वी में सासेरियन राजा का खात्मा करके पर्शियन साम्राज्य का संपूर्ण पतन कर दिया गया था। उस युद्ध में रशीदुन खलीफा ने फरात नदी पर कब्जा करके बेबीलोन की घेराबंदी कर दी थी, जिसके बाद पर्शियन सेना ने सरेंडर कर दिया था और फिर अरब में इस्लामिक साम्राज्य का विस्तार होने लगा था। दरअसल ईरान इस वक्त बेबीलोन बेस पर हुए हमले का बदला लेना चाहता है। जिसमें पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के मिलिट्री बेस को इजराइल ने खाक कर दिया था। अब ईरान ने सारे प्रॉक्सी को आदेश जारी कर दिया है कि एक साथ इजराइल पर इतना भीषण हमला बोला जाए कि उसका वजूद ठीक उसी तरह मिट जाए जैसे बेबीलोन के युद्ध में पर्शियन साम्राज्य का मिट गया था। ईरान ने जो रणनीति बनाई है उसमें इजराइल के अलावा अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया जाएगा। इसके अलावा लाल सागर में पश्चिमी देशों के जहाजों पर हमले किए जाएंगे ताकि नेटो इजराइल की मदद ना कर पाए। इसके अलावा इजराइल पर जब चारों तरफ से हमला होगा तो वो गाजा पर हमले नहीं कर पाएगा। यानी इजराइल डिफेंसिव मोड में आएगा और यही वक्त होगा जब ईरान आखिरी बाजी चलेगा। या तो गाजा में इजराइल युद्ध विराम करे या फिर तबाही के लिए तैयार रहे। ईरान के ऐलान से पहले ही प्रॉक्सी गुट बेकाबू हो रहे हैं। वो इजराइल और अमेरिका से बदला लेने के लिए बेचैन हैं। सीरिया में कताइब हिजबुल्लाह ने सीज फायर वापस ले लिया है, जबकि पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स ने पहले ही कलासू बेस का बदला लेने के लिए लड़ाकों को तबाही का आदेश दे दिया है। उधर हूती हमास में सीज फायर के लिए इजराइल पर मिसाइल दाग रहा है। कताइब हिजबुल्लाह ने अमेरिकी मिलिट्री बेस जुमार पर जबरदस्त हमला बोला, जिसमें लगातार 5 रॉकेट दागे गए। हमला उस वक्त हुआ जब इराकी प्राइम मिनिस्टर अमेरिका में जो बाइडेन से मुलाकात करके वापस लौटे थे। इस हमले में एक अमेरिकी फाइटर जेट तबाह हो गया। जवाबी कार्रवाई में अमेरिका ने सीरिया और इराक में मौजूद ईरानी प्रॉक्सी ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए। उधर टास्क फोर्स ने हूती ठिकानों पर एयर स्ट्राइक का प्लान तैयार कर लिया है। इधर आयतुल्लाह खामनेई के आदेश के बाद ईरानी प्रॉक्सी इजराइल में तबाही मचाने को तैयार है और इसके लिए घेराबंदी हो रही है। गाजा से हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ग्रुप हमला करेंगे, जबकि लेबनान से हिजबुल्लाह पहले से ही लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। उधर सीरिया की तरफ से कताइब हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल में घुसकर तबाही मचा सकते हैं, जबकि इराक से पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स का हमला तय माना जा रहा है। यमन से हूती ने मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक करने की धमकी दी है और इन सब के बीच बहरीन में मौजूद ईरानी प्रॉक्सी अल अश्तर ब्रिगेड इजराइल पर रॉकेट स्ट्राइक कर सकता है।
इसके अलावा दूसरे ईरानी समर्थित संगठन भी एक्टिव है, जिन सभी का कनेक्शन तेहरान से जुड़ा हुआ है। यानी ईरान तैयारी कर चुका है कि वो इस बार आर पार की जंग लड़ेगा। इजराइल का खात्मा करेगा और अमेरिका का वर्चस्व अरब से हमेशा के लिए खत्म कर देगा। यही वजह है कि ईरानी प्रॉक्सी को हमले तेज करने का आदेश खुद ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने ही दिया है। और यह आदेश ऐसे वक्त पर दिया है जब इजराइल और अमेरिका ईरान और उसके प्रॉक्सी के खिलाफ रणनीति बनाने में जुटे हैं। इस बीच खामनेई ने ईरान और IRGC के टॉप कमांडर के साथ एक मीटिंग की और ईरान के मिलिट्री पावर की खूब तारीफ की। खामनेई के बयान के तुरंत बाद अपनी ताकत की नुमाइश की, जिसमें मिसाइल पावर दिखाई और इजराइल के हमले को नाकाम करने का एक वीडियो भी जारी किया। यानी ईरान ये बताना चाहता है कि वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटने वाला। हालांकि ईरान की इस हिम्मत की वजह रूस, चीन का साथ मिलना है। ईरान के ब्लूप्रिंट की भनक पेंटागन को भी है, इसलिए इजराइल को इनपुट दिया है कि ईरानी प्रॉक्सी 7 अक्टूबर से भी बड़े हमले की तैयारी में है। इसके बाद इजराइल ने लेबनान और गाजा बॉर्डर पर 3 लेयर डिफेंस सिस्टम की दीवार लगा दी है, जबकि गोलान हाइट्स की तरफ भी डिफेंस सिस्टम बढ़ा दिए हैं। साथ ही फाइटर जेट को वॉर रेडी कर दिया है, जिससे तुरंत पलटवार किया जा सके। हालांकि अमेरिका को भरोसा है कि ईरान की धमकी के पीछे वजह कुछ और है। दरअसल वो ईरानी प्रॉक्सी से हमले कराकर गाजा में युद्ध विराम का दबाव बनाना चाहता है। उधर पेंटागन ने भी इस तरह की कोशिशें तेज कर दी, जिससे अरब को एटमी युद्ध का एपिसेंटर बनने से रोका जा सके। लेकिन इजराइल की सीज फायर नहीं करने की जिद अरब में बारूदी जलजला ला सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। अमेरिका से यूक्रेन को सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर सैन्य मदद भी मिल सकती है। अमेरिका और नेटो को लेकर जो ताजा रिपोर्ट आई है, उससे एक बार फिर से विश्व युद्ध का खतरा काफी ज्यादा बढ़ने लगा। अमेरिका ने यूक्रेन को बारूदी खेप देने के साथ ही युद्ध में बढ़त हासिल करने का इंतजाम भी पूरा कर दिया। यूक्रेन के ये टैंक इससे भी ज्यादा आग उगलने वाले हैं। यूक्रेन के एयर डिफेंस से रूसी विमानों और ड्रोन का पहले की तरह ही शिकार होने वाला है। कार्गो विमानों में हथियारों की लोडिंग हो रही है। अमेरिका के भारी भरकम विमान अब यूक्रेन की तरफ कूच करने वाले हैं। रूस की सेना जिन इलाकों में बारूदी कहर बरपा रही है, वहां यूक्रेन ने जबरदस्त पलटवार की रणनीति तैयार कर ली है। यूक्रेन की जमीन पर बारूदी जखीरा पहुंचते ही एक बार फिर भीषण जंग की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन सवाल है कि क्या पुतिन अमेरिका की नई मदद को बर्दाश्त करेंगे? जवाब है, पुतिन का सब्र जवाब दे सकता है। सवाल है कि नेटो युद्ध का नेतृत्व करने वाला है। जवाब है, नेटो सेना यूक्रेन आ सकती है। सवाल यह भी है कि क्या पुतिन अब नेटो से बदला लेंगे? जवाब है, रूस बाल्टिक देशों पर हमला कर सकता है। सिर्फ हथियार से ही नहीं, इस बार रूस को परास्त करने के लिए नेटो देशों ने एक बड़ी रणनीति भी तैयार की है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि अमेरिका की नई यूक्रेन नीति क्या है।
इस वीडियो से दावा किया गया है कि ये अमेरिका के 101 एयरबॉर्न डिवीजन के सैनिक हैं और इनके साथ फ्रांस के सैनिक भी हैं। सबसे अहम दावा लोकेशन को लेकर है। कहा जा रहा है कि ये वीडियो यूक्रेन के ओडेसा का है। रोमानिया के रास्ते नेटो सेना ओडेसा पहुंची है। ये रिपोर्ट ऐसी है कि पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान को छू सकता है। दावा यह भी है कि यूक्रेन के दूतावासों में सलाहकारों को भेजा गया है। अमेरिका यूक्रेन में सैन्य सलाहकारों को भेज सकता है। अमेरिकी अफसर हथियार के रखरखाव में मदद करेंगे, यूक्रेन की सेना को रणनीति बनाने में मदद करेंगे। यानी साफ है कि अमेरिकी सैनिक भले ही रूस की सेना पर हमला ना करें, लेकिन वो हमले की पूरी प्लानिंग करेंगे और प्लान को कामयाब बनाने में मदद करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ओडेसा में सैनिकों की मौजूदगी की खबर क्रेमलिन में खलबली मचा चुकी है। अमेरिका से हथियारों की खेप को मंजूरी मिलते ही नेटो के रुख में गजब का बदलाव आया है। नेटो महासचिव ने भी साफ कर दिया है कि नेटो देशों के सैनिक कीव में मौजूद हैं। सैनिकों का मकसद यूक्रेन की मदद करना है। रूस के खिलाफ नेटो के सैनिक नहीं लड़ेंगे। नेटो देश अपनी सुरक्षा के लिए मदद कर रहे हैं। डोनेट्स्क में रूसी सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। नोवोमिखाइलोव्का पर रूसी सेना का कब्जा हुआ है। हमले से मोर्चा छोड़कर भागी है यूक्रेनी सेना। नोवोमिखाइलोव्का में जारी थी सीधी जंग। और चलिए अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट की। ईरान पर इजरायली हमले के प्रतिशोध का तेहरान ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। 19 अप्रैल के हमलों के बाद ईरान ने भले ही कहा हो कि सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें ये बता रही हैं कि ईरान के सैन्य बेस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इजरायली मिसाइलें ईरान के एयर डिफेंस को बाईपास करते हुए इस्फहान बेस पर गिरी हैं। इस हमले का प्रतिशोध लेने के लिए तेहरान ने बड़ी तैयारी की है और इसकी जिम्मेदारी ईरान के समर्थन से चलने वाले मिलिशिया गुटों को दी गई है। आप देखिए इजराइल के खिलाफ क्या है रईसी का पूरा प्लान। 19 अप्रैल को जब अरब से महासंग्राम की आशंका भड़की तो ईरान की सरकार ने कहा कि दुश्मन इजराइल के हमले नाकाम कर दिए गए। तेहरान से बयान जारी हुआ कि इस्फहान में हुए धमाके ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम के थे। तीन छोटे संदिग्ध ड्रोन सैन्य बेस की तरफ बढ़ रहे थे और उन्हें गिराने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम से फायर हुए, जिससे धमाके की आवाज आई। लेकिन अब 19 अप्रैल का सच सामने आ रहा है। ये ईरान के इस्फहान बेस की दो तस्वीरें हैं जो सैटेलाइट से ली गई हैं। एक तस्वीर में इस्फहान बेस पर तैनात सैन्य उपकरण नजर आ रहे हैं और सब कुछ सामान्य है, लेकिन दूसरी तस्वीर में मिसाइल धमाके के निशान और तबाह सैन्य उपकरण नजर आ रहे हैं। ये इस बात की सबूत है कि इजराइल का मिसाइल हमला कामयाब रहा है। एक ओपन इंटेलिजेंस सोर्स के मुताबिक इस्फहान बेस पर ईरान के कई सैन्य उपकरण तबाह हुए हैं। इनमें एक S-300 एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। हमले ईरान के परमाणु ठिकाने के करीब किए गए। इजराइल के हमले सटीक रहे हैं और ईरान के डिफेंस सिस्टम सभी हमले नहीं रोक पाए। नतांज न्यूक्लियर ठिकाने के करीब भी इजराइल के 2 हमले कामयाब रहे हैं। नेटो अधिकारियों के मुताबिक इजराइल ने सोची समझी रणनीति के तहत हमले किए थे। इजराइल को यह संदेश देना था कि वो ईरान के डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकता है, और यही उसने कर दिखाया। معلم سير. معلم سير. نو علي
यानी ईरान ने दुनिया के सामने जो कुछ कहा वो अधूरा सच है और 19 अप्रैल को ईरान को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इजराइल के इस हमले का पलटवार ईरान ने सोची समझी रणनीति के तहत नहीं किया। अगर इजराइल पर ईरान हमला करता तो इजराइल सहित नेटो के डिफेंस सिस्टम सुरक्षा में तैनात थे और संभव था कि ईरान को बड़ी कामयाबी नहीं मिलती। अब ईरान के राष्ट्रपति रईसी ने इजराइल और उसके सहयोगी देशों से बदला लेने के लिए लाल सागर का चक्रव्यूह और ज्यादा बारूदी बनाने का प्लान तैयार किया है। ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट है कि ईरान लाल सागर का समुद्री जलमार्ग ब्लॉक करके इजराइल और पश्चिमी देशों के कारोबार को ठप करने का प्लान बना चुका है। ब्रिटेन के मिडिल ईस्ट मिनिस्टर लॉर्ड अहमद ऑफ विंसर इस वक्त बहरीन दौरे पर हैं। अहमद ने कहा है कि लाल सागर में ईरान हमले बढ़ाने का आदेश दे चुका है। ईरान का हूती मिलिशिया संगठन जहाजों पर मिसाइल हमले तेज करने वाला है। इसके साथ ही हिजबुल्लाह के जरिए लेबनान से इजराइल पर हमले तेज होने वाले हैं। खुफिया रिपोर्ट यह भी है कि हूती और हिजबुल्लाह के लड़ाके IRGC यानी ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के दिशा निर्देश पर काम कर रहे हैं। IRGC के कई कमांडर हूती के मिसाइल लॉन्च पैड पर हैं। इसके साथ साथ लेबनान में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर भी ईरान के कमांडर पहुंच चुके हैं। इनकी निगरानी में ही हूती हिजबुल्लाह लड़ाके बड़े हमले शुरू करने वाले हैं। ये कमांडर एंटी शिप क्रूज मिसाइल, प्रिसिशन स्ट्राइक बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के विशेषज्ञ हैं। ईरान ने दो तरफ से इजराइल और पश्चिमी देशों का घेरा डाल दिया है। लाल सागर से कारोबार ठप हुआ तो अर्थव्यवस्था पर बुरा असर होगा। ईरान लाल सागर में शिपिंग पूरी तरह रोकना चाहता है। लाल सागर बंद होने पर जहाजों को साउथ अफ्रीका का चक्कर लगाकर यूरोप पहुंचना होगा। हूती का प्लान केप ऑफ गुड होप से होकर जाने वाले जहाजों को निशाना बनाना भी है। ऐसे में शिपिंग इंडस्ट्री पूरी तरह चरमरा जाएगी। लाल सागर में हमलों से ग्लोबल सप्लाई चेन पहले ही बाधित हो चुकी है। शिपिंग और शिपिंग इंश्योरेंस के दाम बढ़ चुके हैं। अगर हालात और बिगड़े तो महंगाई बढ़नी तय है और इससे यूरोप की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर होगा। ईरान इसी रणनीति के तहत हमले करना चाहता है ताकि उसकी मिसाइलों से यूरोप घुटनों पर आने को मजबूर हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जहां एक तरफ पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करने वाले हैं तो वहीं यूक्रेन के नए हथियारों को वॉर जोन में तबाह करने का और इसके साथ साथ यूक्रेन पर विध्वंसक हमले का प्लान रूसी डिफेंस ने तैयार कर लिया है। दावा इस बात का किया जा रहा है कि पुतिन ने चीन से ऐसे स्पाई ड्रोन्स का सौदा किया है जो यूक्रेनी सेना से जुड़ी हर एक जानकारी को रूस को मुहैया कराएगा और इसके बाद पुतिन के बारूदी उड़न दस्ते तबाही मचा देंगे। आखिर कैसे, इस रिपोर्ट में आप देखिए। मॉस्को से क्रीमिया तक, बेलगोरोद से ब्रियांस्क तक यूक्रेन का बारूदी प्रहार बीते 120 घंटों से जारी है। और जानते हैं यूक्रेनी ब्रिगेड में वॉर जोन में बढ़त कैसे बनाई है? पश्चिमी देशों से मिली घातक मिसाइलों और विध्वंसक ड्रोन के जरिए। और इसी बीच खबर यह सामने आ रही है कि जल्द ही यूक्रेन को नए हथियारों की खेप मिलने वाली है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे मुल्क कीव में विनाशक हथियारों की सप्लाई करने वाले हैं ताकि यूक्रेनी फौज पूरी ताकत के साथ रूस जैसे शक्तिशाली देश और उसकी सेना से भिड़ सके। एक तरफ यूक्रेन को शक्तिशाली बनाने की जद्दोजहद जारी है। यूक्रेन के बारूदी जखीरे को भरने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। मगर इसी बीच यूक्रेन में आ रहे नए हथियारों से निपटने की तैयारी भी पुतिन ने कर ली है। रूसी डिफेंस जल्द ही MiS-35 ड्रोन को जंग में उतारेगा। इसके अलावा चीन से WZ-8 ड्रोन की डील करेगा। इतना ही नहीं, रूस ने डिजिटल सिक्योरिटी सिस्टम भी तैयार किया है। मतलब ये कि अटैक से लेकर डिफेंस तक यानी दोनों मोर्चों पर रूसी सेना ने पुख्ता तैयारियां शुरू कर दी हैं। और जिस अंदाज में रूसी ब्रिगेड नए ड्रोन तैयार कर रही है, चीन से स्पाई ड्रोन की डील कर रही है,
उससे ये साफ हो चुका है कि इस बार यूक्रेन के खिलाफ पुतिन वॉर ऑफ ड्रोन का आगाज कर सकते हैं। सबसे पहले बात रूसी डिफेंस के MiS-35 ड्रोन की, जिसका इस्तेमाल स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए किया जाएगा। आखिर कैसे ये ड्रोन यूक्रेन के लिए काल और रूसी सेना के लिए गेम चेंजर बनेगा, ये भी जान लीजिए। MiS-35 कामिकाज़े अटैक ड्रोन है, जिसकी रफ्तार 63 किलोमीटर प्रति घंटे की है। ये ड्रोन 3.5 किलो विस्फोटक से लैस होता है। करीब 32 मिनट तक लगातार उड़ान भर सकता है। जहां रूसी डिफेंस MiS-35 कामिकाज़े ड्रोन को यूक्रेन पर हमले के लिए इस्तेमाल करेगा, वहीं दावा किया जा रहा है कि चीन से रूसी डिफेंस ने जिस WZ-8 ड्रोन का सौदा किया है, वो एक स्पाई ड्रोन है जो मैक 3 यानी 3700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। आपको बता दें कि चीन का ये वही ड्रोन है जिसका इस्तेमाल ड्रैगन साउथ चाइना सी की निगरानी के लिए करता है। यही ड्रोन ताइवान की सीमा में घुसपैठ करता है। लिहाजा चीन की तरह रूस भी WZ-8 ड्रोन को यूक्रेनी सेना की जासूसी के लिए लगा सकता है। दरअसल यूक्रेन ड्रोन के जरिए ही रूसी इलाकों को टारगेट कर रहा है। ऐसे में पुतिन ने अब यूक्रेन को उसी के अंदाज में पलटवार करने का प्लान तैयार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और वहीं अगर बात की जाए इजराइल की, तो राफा के मामले पर भी इजराइल ने अमेरिका की बात नहीं मानी और बमबारी शुरू कर दी है। शुरुआती हमलों में ही 24 लोगों के और कई बच्चों की मौत की खबर सामने आई। इजराइल अपनी जिद पर कायम है और राफा में जल्द ही जमीन से भी सेना का ऑपरेशन लॉन्च कर दिया जाएगा। अमेरिका ने दुनिया के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए गाजा में नरसंहार के आरोपी एक सैन्य बटालियन पर बैन लगाने का मन बनाया। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका से इजराइल को हथियारों की सप्लाई में भी मुश्किल आ सकती है। जहां लाखों लोग जमा, वहीं बरसने लगा है अब इजरायली बम। तस्वीरों से साफ है कि जहां बम गिरा, वहां आसपास कई लोग मौजूद हैं। सिर्फ अल तुफा नहीं, बल्कि राफा बॉर्डर को दहलाने का मिशन भी शुरू हो चुका है। राफा बॉर्डर धमाकों से गूंज उठा है। अमेरिका के दबाव को दरकिनार करते हुए आखिरकार इजराइल ने राफा में अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अमेरिका ने जैसा अंदेशा जताया है, वैसा ही हो रहा है। राफा पर जमा भीड़ के बीच बमबारी की वजह से 18 बच्चों की मौत का दावा किया जा रहा है। राफा में फिलहाल हवाई हमले की शुरुआत हुई, लेकिन यहां भी जमीन पर इजरायली सेना का ऑपरेशन लॉन्च किया जा सकता है। पीएम नेतन्याहू के मुताबिक राफा पर हमले से हमास पर दबाव बनेगा और बंधकों की रिहाई में मदद मिलेगी। इजरायल का दावा है कि राफा में हमास के कई लड़ाके रह रहे हैं। हमास लड़ाकों का परिवार राफा में मौजूद है। राफा हमास का आखिरी गढ़ बन चुका है। राफा में लाखों लोगों की मौजूदगी की वजह से अमेरिका इजरायल को राफा में हमले से रोक रहा था, लेकिन इजरायल की दलील है कि गाजा में आम लोगों की मौत को टालना मुश्किल है, क्योंकि हमास के लड़ाकों ने आम लोगों को ही ढाल बना लिया है। खान यूनिस की तरह ही राफा को भी इजरायली सैनिकों ने घेर कर हमले का प्लान तैयार किया है। अंदेशा है कि एक बार फिर राफा की वजह से गाजा में आम लोगों की मौत का आंकड़ा बहुत बड़ा होने जा रहा है। इजरायल बंधकों को छुड़ाने के लिए हमले कर रहा है, लेकिन इससे बंधकों की रिहाई और मुश्किल हो सकती है।
हमास नेता राफा में हमले से नाराज है। कतर में सीज फायर पर बातचीत रुक गई है। हमास बातचीत से इनकार कर सकता है। ईरान इजराइल के बीच छिड़ी नई जंग के बीच अमेरिका इजराइल की एक सैन्य टुकड़ी पर बैन लगाने पर विचार कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल की एक बटालियन पर वेस्ट बैंक में मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। अमेरिका इसी को लेकर इजरायली सैन्य टुकड़ी पर बड़े कदम उठाने की योजना बना रहा था। खबर यह भी है कि बाइडेन प्रशासन इस बटालियन को ब्लैक लिस्ट भी कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका की तरफ से फंडिंग रोक दी जाएगी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कुछ ही दिनों में इजरायली नेत्जा यहूदा के खिलाफ प्रतिबंधों का ऐलान कर सकते हैं। ऐसा पहली बार होगा जब अमेरिका इजरायल की सेना पर किसी तरह का प्रतिबंध लगाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।